Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 12th के लिए लेकर चले हैं सेकंड नंबर का चैप्टर जो है अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में ओरली कुछ बताऊंगी, यानी कि पूरी स्टोरी ओरली आपको सुनाऊंगी। उसके बाद आप अपनी बुक में से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो ही चैप्टर बुक में से पढ़ाऊंगी, लेकिन एट फर्स्ट इस वीडियो में मैं आपको उसका ओरली जो उसकी जानकारी है वो मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारा पनोरमा बुक है, हमारी क्लास 12th के लिए जो पनोरमा बुक है उसका जो सेकंड चैप्टर है वो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी एक महिला का रूप चित्र। और इसका जो राइटर है वो है खुशवंत सिंह, यानी कि खुशवंत सिंह जो हैं वो इसके ऑथर हैं। ऑथर यानी लेखक हैं। अब हमने इस ही चैप्टर में से कुछ महत्वपूर्ण या यूँ कह दीजिए कुछ इम्पोर्टेंट जो स्पेलिंग्स थी वो छांटी हैं। उसके आधार पर ये जो लिखी हुई स्पेलिंग है इनका हम सबसे पहले अर्थ लिखेंगे। जैसे पहली स्पेलिंग है हमारे पास रिंकल्ड। रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रीदार, झुर्रीदार। दूसरा है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है रूप चित्र। इसकी थर्ड जो स्पेलिंग है वो है रोजरी। रोजरी का मतलब होता है भजन की माला। और स्तूप, स्तूप का मतलब होता है झुका हुआ या झुकी हुई। फिर है स्टेल। स्टेल का मतलब होता है बासी। फिर है अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। उसके बाद है स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ। फिर है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना, छिपना। और फिर है ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है ज्वाला। तो देखिए इस प्रकार से हमारी कुछ हार्ड वर्ड मीनिंग थी वो हमने आपको लिखकर बताई हैं। अब मैं आपको इस चैप्टर का जो ओरली डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो हम चलते हैं इसके नेम की तरफ। इसका नेम है इस चैप्टर का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी एक महिला का रूप चित्र। अब वो महिला कौन है? तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं खुशवंत सिंह, वो महिला उनकी ग्रैंड मदर है। तो ये जो खुशवंत सिंह हैं ये एज अ ग्रैंड सन ऑफ हिज ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर के बारे में आपको इसमें कुछ बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से 20 साल तक वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहे, उन्होंने अपनी ग्रैंड माँ के साथ कितना समय बिताया, किस प्रकार से उनकी ग्रैंड माँ ने उनका देखभाल की और किस प्रकार से अंत में, स्टोरी के अंत में उनकी ग्रैंड माँ जो हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो खुशवंत सिंह हैं उन्होंने अपने आप को ही ग्रैंड सन माना है। वो कह रहे हैं कि मेरी जो ग्रैंड माँ थी, यानी मेरी जो ग्रैंड मदर थी, वो एक काफ़ी वृद्ध औरत थी, झुकी हुई थी, और उनको देखकर लगता नहीं था कि वास्तव में वो कभी सुंदर भी रही होंगी। लेकिन पहले लोगों का कहना था कि वो अपने समय में काफ़ी सुंदर रही हुई थी। उनकी दादी माँ जो थी वो एक झुकी हुई, गिट्टी सी और मोटी सी और चेहरे पर झुर्रियाँ लिए हुए काफ़ी वृद्ध औरत थी। और जो वो वृद्ध औरत थी उनको देखकर कोई भी ऐसा नहीं कह सकता था कि वो कभी अपने समय में जवान भी रही होंगी या सुंदर भी रही होंगी। दूसरी तरफ इन जो राइटर हैं हमारे, इनके एक दादाजी भी थे जो एक्सपायर हो चुके थे पहले ही, लेकिन उनका जो पोर्ट्रेट था, दादाजी का जो पोर्ट्रेट था वो वहीं ड्राइंग रूम में, वहाँ पर जो आग जलाने का स्थान होता है वहाँ पर लगा हुआ था। लेकिन इनके जो दादाजी थे वो भी इतने वृद्ध दिखाई दिए थे उस पोर्ट्रेट में कि उनकी लंबी लंबी जो चेस्ट से छूती हुई दाढ़ी थी और उन्होंने ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे, वो सिर पर साफा बांधा करते थे। तो इस प्रकार से इनके दादाजी जो थे वो भी काफ़ी वृद्ध थे। अब क्या होता है, स्टोरी के जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमें पता चलता है कि जो ऑथर हैं यानी खुशवंत सिंह हैं, उनके जो पेरेंट्स थे वो किसी भी तरह से जाके शहर में सेटल हो जाते हैं, लेकिन जो ऑथर और उनकी ग्रैंड माँ थी वो उनको वहीं गांव में छोड़ आते हैं।
और वो जाकर शहर में सेटल हो जाते हैं। अब जो ग्रैंड माँ थी वो रोज़ाना अपने ग्रैंड सन को स्कूल के लिए सुबह सुबह तैयार करती थी और उन्हें एक वुडन स्लेट देती थी जो कि येलो चौक उस पर चलता था, यानी येलो चौक देती थी, और एक इंक पोट देती थी, साथ में एक रेड पेन भी दिया करती थी। और जब वो स्कूल जाने लगते तो स्कूल के लिए उनको रेडी करके और उनका सुबह का जो नाश्ता था वो एक स्टाइल चपाती यानी एक बासी रोटी, उसके ऊपर स्प्रेड ऑन इट सम बटर यानी कि उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन फैला देती थी और कुछ चीनी डाल देती थी। इस प्रकार से उनका सुबह का नाश्ता करवाती और फिर दोनों ग्रैंड माँ और ग्रैंड सन दोनों साथ साथ स्कूल के लिए चल देते। अब जो ऑदर का स्कूल था और दादी माँ जो अपने मतलब जो भी कार्य करती थी वो अपने मुंह से कुछ भगवान की प्रेयर रिसाइट करते हुए करती थी। रिसाइट मतलब दोहरान, यानी कि वो जो भी कार्य करती थी वो हमेशा अपने मुंह से रिसाइटिंग ऑफ प्रेयर्स करती रहती थी और अपने हाथ में, उनके एक हाथ में हमेशा भजनों की माला चलती रहती थी। तो इस प्रकार से दोनों ग्रैंड माँ और ग्रैंड सन दोनों स्कूल के लिए जाते। जहाँ पे ऑदर का स्कूल था वहीं पे दादी माँ का एक साइड में मंदिर था, जहाँ पे वो जब तक ऑदर की जो पढ़ाई है वो चलती तब तक वो वहाँ मंदिर में बैठकर अपनी प्रार्थनाएं किया करती थी। और जब वो वापस आती तो वो दोनों ग्रैंड माँ और ग्रैंड सन वापस अपने घर आने लगते तो वो अपने साथ जो है बहुत सी बासी रोटियां भी ले जाते थे वहाँ गली के कुत्तों के लिए। तो वो कुत्तों को रोटी डालते हुए वापस आते थे और गली के कुत्ते उनके पीछे पीछे होते थे। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। जब उसके माता पिता यानी ऑदर के जो पेरेंट्स थे वो अच्छी तरह से जब शहर में सेटल हो गए तो उन्होंने ग्रैंड माँ और ग्रैंड सन को भी अपने पास शहर में बुला लिया। इसके बाद क्या था, इसके बाद इनका जो शहर में जाना था, दादी माँ और ग्रैंड सन का जो शहर में जाना था वो इनके दोस्ती के बीच में या इनके रिश्ते के बीच में कह दो कि एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब से जो ऑदर था वो अब धीरे धीरे इनसे दूर होता जा रहा था। क्योंकि जब शहर में ये दोनों गए यानी कि ग्रैंड माँ और ग्रैंड सन जब शहर में गए तो अब जो ऑदर था वो गांव के स्कूल में ना जाकर एक अंग्रेजी स्कूल में वहाँ पे जाने लगा। अब उसकी दादी माँ भी उसे छोड़ने के लिए नहीं जाती थी क्योंकि वह एक मोटर बस से अपने स्कूल जाने लगा था। तो इस प्रकार से दादी और उसके बीच की दूरी बढ़ने लगी थी, लेकिन अभी भी दादी माँ उसको तैयार भी करती थी और जब वह विद्यालय से आता था तो उससे पूछती थी कि आज तुम्हारे स्कूल टीचर ने तुमको क्या पढ़ाया। तो रोज़ाना जो ऑदर है वो आकर बताता कि आज हमारी इंग्लिश और साइंस की क्लासेस लगी जिनमें हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में बताया गया और आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में यानी द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज के बारे में बताया गया और द अर्थ इज़ राउंड यानी कि पृथ्वी गोल है, इन सिद्धांतों के बारे में हमें पढ़ाया गया। जब दादी माँ इन सब बातों को सुनती तो वो बड़ा दुखी होती क्योंकि उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। वो गांव के स्कूल में जब पढ़ता था उस समय वो पढ़ाई में उसकी कुछ हेल्प कर दिया करती थी, लेकिन अब उसके पास हेल्प करने के लिए ऐसा कुछ नहीं था। फिर एक दिन दादी माँ ने पूछा बच्चे से कि तुम्हारे स्कूल में क्या संगीत भी पढ़ाया जाता है? तो उसने जो ऑदर है उन्होंने कहा हाँ हमारे यहाँ म्यूज़िक और डांस की क्लास लगती है। जैसे ही दादी ने ये बात सुनी उसे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि जेंट्स के लिए उसके हिसाब से ना तो डांस क्लास होनी चाहिए ना म्यूज़िक क्लास होनी चाहिए, तो उसे ये बात भी बहुत बुरी लगी। अब धीरे धीरे करके जो ऑदर था उसकी पढ़ाई आगे बढ़ने लगी। वो यूनिवर्सिटी में चला गया। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद उसको एक अलग से रूम दे दिया गया स्टडी के लिए। अब दादी माँ से उसका मिलना बहुत कम हो गया क्योंकि अब उसकी जो स्टडी थी वो कुछ हार्ड हो गई थी। अब वो सीधा स्कूल जाता, स्कूल से आके फिर अपनी पढ़ाई में लग जाता और दादी माँ उससे बात तक नहीं कर पाती थी क्योंकि वो अब उसे छोड़ने भी नहीं जाती थी। इस प्रकार से क्या हुआ कि जैसे जैसे उसकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी हुई वैसे ही ऑदर विदेश जाने की सोचने लगा आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो उसको विदेश में 5 साल के लिए जाना था। अब उसे ये भी नहीं पता था कि मैं वापस आऊँगा तब तक पता नहीं दादी जिंदा भी रहेंगी या मर जाएंगी, क्योंकि उनकी उम्र का कोई अंदाज़ा नहीं था। उनको ये लग रहा था कि शायद वो जब विदेश जाएंगे तो उनकी दादी को बड़ा दुख होगा, लेकिन जैसे ही वो विदेश जाने लगे
उनकी दादी उन्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ने भी गई। अभी भी उनके होठों से वही प्रेयर्स रिसाइटिंग हो रही थी, यानी कि वही प्रार्थनाएं वो दोहरा रही थी। और उन्होंने हंसते खिलते चेहरे से ऑदर को ट्रेन में बिठा दिया और वह विदेश चला गया। 5 साल बाद जब वह विदेश से वापस आया, आज भी दादी उसे रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए गई। उन्होंने देखा कि रेलवे स्टेशन पे तो वास्तव में ही बिल्कुल दादी जैसी वो छोड़ के गए थे बिल्कुल उसी अवस्था में थी। आज भी उनके मुख से वही रिसाइटिंग प्रेयर्स हो रही थी, आज भी उनके हाथ में वही माला भजी जा रही थी। और दिन के समय जब मैं घर वापस आया तो मैंने देखा कि आज भी वो चिड़ियाओं को उसी तरह आधा घंटा रोटी खिलाने में अपना समय देती थी। तो इस प्रकार से मैं अपने विदेश से वापस आया, वो मुझे घर भी लेकर आई। उस दिन मैंने देखा कि दादी मुझसे कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा कुछ देर बाद ही दादी ने आसपास की जितने भी नेबरहुड की जितनी भी महिलाएं थी उन सबको बुलाया और एक बड़ा ड्रम ले लिया और उससे देशभक्ति के गीत गाने लगी। जैसे पहले योद्धा घर वापस आते थे तो उनके विजय गीत गाए जाते थे, उसी प्रकार से दादी गीत गाने लगी। और मैंने देखा कि उन्होंने चिड़ियाओं को भी रोटी के टुकड़े खिलाए। उस दिन देखकर उनको ऐसा लग रहा था कि दादी के चेहरे पे बिल्कुल भी थकान नहीं थी। लेकिन सब काम करने के बाद जब दादी शाम को खाट पर लेटी तो हमने देखा कि वो लगातार बोले जा रही थी और उनके होठ हिल रहे थे, वो अभी भी केवल प्रार्थनाएं दोहरा रही थी। उस समय वो उठ नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी तबीयत अचानक कुछ खराब हो गई थी। नेक्स्ट डे जब हमने देखा तो दादी बिल्कुल शांत चित्त लेटी हुई थी और आज भी उनके होठ उसी तरह से हिल रहे थे, हाथ में माला चल रही थी, लेकिन वो किसी से कुछ बोल नहीं रही थी। जब हम उनके पास गए तो हमें ऐसा लगा जैसे वो ये कहना चाह रही थी कि अब मेरा अंतिम समय निकट आ गया है और अब मैं तुमसे बात ना करके अपना सारा समय जो भी बचा है वो भगवान की भक्ति में देना चाहती हूँ। ये देखते देखते ही उनके हाथ से माला छूट गई और उनके जो होठ थे वो हिल रहे थे रिसाइटिंग प्रेयर्स में, वो भी अचानक बंद हो गए। हमने देखा कि इसका मतलब ये हुआ कि दादी जो थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी, यानी वो जा चुकी थी। उसके बाद हम वहाँ कुछ देर के लिए बैठे रहे। फिर हमें दादी का फ्यूनरल जो प्रोसेस है वो पूरा करना था, तो हम उनके अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए चल दिए। उसके बाद जैसे ही शाम हुई, हमने दादी का अंतिम संस्कार करने के लिए उनका जो शरीर था उसे अर्थी बनाकर उस पर उठाया और उसे बाहर लेकर आए। तो जैसे ही हम उनके दाह संस्कार के लिए उनकी बॉडी को ले जाने लगे, वैसे ही हमने देखा हजारों की संख्या में चिड़ियाएं आकर आंगन में बैठ गई, लेकिन आज वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही थी। उनको देखकर जो लेखक था उसकी माँ के हृदय में दया उत्पन्न हुई। उसने भी उस दादी की तरह ही रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन चिड़ियाओं को डाल दिए। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए कि शायद वो चिड़ियाएं भी उस दिन शोक व्यक्त कर रही थी और उन्होंने भी एक भी टुकड़ा रोटी का नहीं खाया। और इस प्रकार से दादी का दाह संस्कार कर दिया गया। तो यहीं पे दादी का दाह संस्कार होने के साथ साथ ही उनकी यादें भी एक तरह से, उनकी यादों का भी दाह संस्कार कर दिया गया। तो इस तरह से इस स्टोरी का यहाँ पे अंत होता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस बुक की एक एक लाइन का हिंदी अनुवाद करवा के आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे। आज ओरली हमने आपको पहले ये स्टोरी बताई है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक्स।